दोस्तों, जो मीडिया है वो हर जगह पे आपको बताता है ये यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ। क्या आपको पता है मीडिया की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कौन से एथिक्स हैं जो उनको कंप्लीट करने चाहिए बिफोर दे प्रोसेस एंड सर्व द न्यूज़ to you in any kind of media? There are lots of do's and don'ts that media should follow. वो करते हैं कि नहीं, इसका भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें सही खबर मिल रही है। एज ऑडियंस हमारी भी तो ड्यूटीज़ बनती हैं कि जो हमें परोसा जा रहा है एट द TV चैनल्स, मीडिया के थ्रू, इज इज़ द राइट इन्फॉर्मेशन? कुछ भी तो कहीं से पकड़ के तो नहीं दिखा दिया। हम बात करेंगे जी मनप्रीत कौर सिंह जी के साथ, जो SBS चैनल में 33 years से काम कर रही हैं। शी इज़ सच एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट और द मोस्ट अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट इन होल ऑस्ट्रेलिया। शी इज़ मैनेजिंग SBS साउथ एशियन और उसमें 10 different languages हैं। So you can see and understand the credibility and the kind of work she is delivering. And आज उनके साथ हम सारी बातें करेंगे about media, as I said, उसका क्या रोल होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ताकि हम सही तरीके से समझ पाएँ कि हमें जो कंज्यूम करना है वो कैसे कंज्यूम करना है। So let's start today's podcast at रूदारियाँ। तो चलिए जी मिलके वेलकम करते हैं मनप्रीत कौर सिंह जी का रूदारियों के स्टूडियो में। हेलो मनप्रीत जी। नमस्कार। एक तो रूदारियाँ नाम बड़ा प्यारा आपने रखा है। आपने रूहों को जोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है उसके लिए मुबारकबाद। और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रूदारियाँ वैसे है जैसे रिश्तेदारियाँ होती हैं ना। हाँ। हम रिश्तेदारियाँ पूरी कर जाते हैं, पर रूह की जो रिलेशंस हैं ये वो है सबके साथ जी। तो कहीं ना कहीं हम we all are connected and that's why we're sitting together and talking. बिल्कुल। So you're most welcome। और आपके साथ मिलके हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। It's such an honor to be sitting with you। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे बुलाया। मेरी बहुत बहुत खुशकिस्मती मैं इसको मानती हूँ कि तकरीबन 35 साल हो गए हैं मीडिया के साथ जुड़े हुए। और शुरुआत मैंने इंडिया में की थी जी 1989 में, और फिर उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 1993 से मैं SBS के साथ जुड़ी हूँ। शायद बहुत सारे जो सुन रहे हैं उनको पता हो या ना पता हो, SBS का फुल फॉर्म है स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। जैसे कि आप ब्रिटेन में देखते हैं BBC, वैसा ही एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है यहाँ पे। ABC अंग्रेज़ी में करता है और SBS जो है स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हम एक्चुअली 1975 में यहाँ पे शुरुआत हमने की थी। तो आप सच जानो तो कुछ दिनों में हम अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। Congratulations। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलिंगुअल ब्रॉडकास्टर। मतलब कि 60 से अधिक भाषाओं में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं और ऐसा और कोई भी ब्रॉडकास्टर दुनिया में नहीं है। सो इस बात की हमें बड़ी खुशी है। जब 1975 में SBS की शुरुआत हुई थी, केवल 8-9 भाषाएं थीं और उसका मकसद एक ही था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार ने सोचा कि हम मेडी बैंक उस वक़्त कहते थे, जो आजकल आप मेडी केयर जानते हैं, जो फ्री हेल्थ सिस्टम है यहाँ। मेडी बैंक कार्ड जब आना था तब उन्होंने सोचा कि चलो अलग अलग भाषाओं में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, उनको बताएं कि मेडी बैंक आया है। तब SBS की शुरुआत हुई थी मात्र 7-8 भाषाओं से। फिर बहुत जल्दी बढ़ते बढ़ते आप देखिए 60 से ज़्यादा। एक समय था हम 68 लैंग्वेजेस में करते थे, इस वक्त शायद 63, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, एक मरकज़ है। और मुझे बहुत सौभाग्य है कि 50 में से तकरीबन 33 साल मैं आप SBS के साथ जुड़ी हुई। That's an amazing journey। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मस्ट से। और once again congratulations from the whole रूदारियाँ team।
थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। और मुझे लगता है कि ये तो जो लिसनर्स हैं उनके सिर पे सेहरा जाता है ना, कि उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने सुना और कहाँ से कहाँ तक हमें पहुँचाया। और इन लैंग्वेज जर्नलिज्म, जो कि शायद हम इंडिया में दूसरी कंट्रीज़ में इतना नहीं सोचते उसके बारे में, है ना। वहाँ पे आम कहा जाता था कि वो रीजनल भाषाएं हैं, इसमें क्या इतना बड़ा काम कर लेंगे। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा ओहदा मिला जर्नलिज्म का। मैंने तो इतने सालों में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की, मल्टीकल्चरलिज्म वाली स्टोरीज़ की, बहुत प्यार से काम किया और भगवान की दया है बहुत अवार्ड्स भी जीते। वॉकली अवार्ड यहाँ का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड है, वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड, न्यूयॉर्क फेस्टिवल्स, बहुत अवार्ड्स जीते कि बिल्कुल जो अच्छे लेवल की जो जर्नलिज्म है उसके साथ टक्कर दे के वहाँ पे अवार्ड्स जीते। तो अच्छा लगता है कि हमारी भाषाएं भी उन जजेस के कानों में पड़ती हैं एंड दे आर एबल टू से यस दैट पीस ऑफ जर्नलिज्म इज़ रियली एक्सलेंट एंड डिजर्व्स टू बी अवॉर्डेड एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर लिसनर्स। दैट्स ब्यूटीफुल। तो आज की बातचीत हम जर्नलिज्म और मीडिया के अराउंड रखेंगे। सो सबसे पहले आप अपने दृष्टिकोण से बताएं कि जो प्री डिजिटल मीडिया था और आज जो है 24/7 टीवी चैनल्स कह लो, मीडिया, सोशल मीडिया, टिकटॉक, आप यू नेम इट, और न्यूज़ और जर्नलिज्म इज़ हैपनिंग एट एवरी प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स। किसी को तो जैसे बिल्कुल ही पता नहीं है बट दे आर जस्ट सेंडिंग इट अवे। सो आपके नज़रिए से इसको कैसे समझा जाए? बहुत बातें हैं इसके लिए करने की। इसमें देखो, मैंने जो शुरुआत की थी 1989 में जी, उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस, जो इंडिया का न्यूज़पेपर था, उसमें लिखती थी और हिंदुस्तान टाइम्स में लिखती थी। उन दिनों बस एक ही टीवी चैनल था, शायद आप सबको पता होगा, दूरदर्शन। यस। और दूरदर्शन पे फिर मैंने काम करना शुरू किया। जी, बस एक चैनल था। हम कैसे वेट करते थे, मुझे अभी तक याद है कि भी आज 8 बजे चित्रहार आएगा, आज इतने बजे पिक्चर आएगी, और मतलब हम वेट करते थे। और खबरें क्या आधे घंटे की होती थी, हम वेट करते थे कि वो आएंगी। पहले हिंदी की आएंगी, फिर अंग्रेजी की आएंगी रात को, एंड वी न्यू, वी वर इन्फॉर्म्ड। बाकी जितनी खबरें थी न्यूज़पेपर में आ जाती थी। अब देखिए कितने चैनल्स हैं, क्या खबरें बढ़ गई हैं? खबरें तो उतनी ही हैं, है ना। सोचने की बात है कि अगर 24 आवर साइकिल चलाना है, हेडलाइन तो वही है, बदल बदल के उसको फिर से पेश करना पड़ता है, या कभी छोटी सी छोटी बात को थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ता है, क्योंकि फिर खबरें तो बतानी है ना 24 घंटे। तो क्या ये सही दिशा है? ये तो जो ऑडियंस है वो ही बता सकती है। कोई है जो 24 घंटे खबरें सुनता है? शायद नहीं। तो यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं आई 1993 में। हाँ जी, रेडियो को जब हमने रेडियो की इंटरव्यू करनी होती थी, वो रील्स होती थी, रील टू रील, उस पर हमने काम किया। उस पर वो टेप जो थे, हाँ जी, टेप पे हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करके वो चलाते थे। और जब हम जैसे यहाँ पे प्रोग्राम देते थे अपनी भाषाओं में, लोग ऐसे वेट करते थे कि आज हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे अपनी भाषा में अपने वतन की खबरें सुनेंगे। जी, 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 हाँ, जी। और खबरें भी हमें कैसे आती थी, कुछ वायर्स न्यूज़ एजेंसीज हो गई, रॉयटर्स हो गई, AFP, ANI, इन सब से लेके, नहीं तो हम न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करते थे इंडिया से, जो बाय मेल आती थी। 2 हफ्ते के बाद हमें अखबार यहाँ मिलती थी, तो उससे हम और कहानियाँ बताते थे। तो वो दौर ऐसा था, प्री इंटरनेट। यस। लोगों को ख्वाहिश होती थी कि चलो खबर मिले, हमें अपनी भाषा सुनने को मिले, है ना, खासकर इस ऐसे मुल्क में। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब ये डिजिटल दुनिया आ चुकी है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में, खासकर X ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, टिकटॉक का दौर है। आजकल लोग चाहते हैं
20 सेकंड में खबर मिल जाए, राइट। कोई आधा घंटा नहीं वेट करना चाहता। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो मीडिया घर हैं उनकी कोशिश है कि भी हम कुछ मसाला लगा दें, कुछ क्लिक बेट हेडलाइन दे दें, राइट, है ना, Yes. कि बस क्लिक करके लोग हमें पढ़ें, किसी और को ना पढ़ें। पर अगर आप वो उसको खोल के पढ़ें तो फिर उसमें कोई स्टैंडर्ड की जर्नलिज्म तो नहीं निकलती ना, खबर तो वही है। एंड दैट आई फील इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। यस, जैसे हम लोगों ने सीखी है, एक कोई जर्नलिस्टिक स्टोरी है, एक न्यूज़ स्टोरी को परख के, चेक करके, डबल चेक करके तभी हम पेश करते होते थे। तो जैसे आपने कहा कि आपने जो सीखा है, सो व्हाट इज दैट सीखा, मतलब उसमें क्या क्या आता है और व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग। जी। पहले इसी पे बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है। सबसे पहली बात, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शल, यू हैव टू बी फेयर। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, ये नहीं कि आपने ओपिनियंस डालने हैं। न्यूज़ इज अबाउट प्रेजेंटिंग फैक्ट, ये नहीं कि आपने ओपिनियन डालना है कि Yes. भी मैंने ये देखा, वो नहीं। किसी पार्टी का फेवर नहीं करना, यू हैव टू टेल, स्टे विद द ट्रूथ एंड Without- ओनली द ट्रूथ। बिल्कुल सही, विदाउट फियर और फेवर, ना किसी से डर के, ना किसी की तरफदारी करके, बिल्कुल सीधे चल के, बैलेंस्ड खबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर पॉलिटिकल खबर है, अगर रूलिंग पार्टी ने ये बोला है तो भाई ऑपोजिशन ने इसका ये जवाब दिया है। ये दोनों पक्ष जो हैं ये रखने बहुत ज़रूरी हैं। अब सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर सकते, क्योंकि दैट देन इज अ वन आइड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़, है ना, कि आप एक आंख से खबर देख के एक तरफ से ही सुना रहे हो, आपने बैलेंस तो किया ही नहीं। सो जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म थी, इट वॉज ऑलवेज मेंट टू बी फेयर, बैलेंस्ड, इम्पार्शल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्यूरेट, Yep. कि गलती ना हो। उसको 1, 2, 3 बारी चेक करके तभी आप पेश करते हैं। ये नहीं कि किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, हमने उसकी खबर फैला दी। फैलाना तो जैसे जंगल की आग बहुत जल्दी फैल जाती है, Yeah. उसको फिर बुझाएगा कौन? क्योंकि इतनी आग अगर लगती जाएगी कैसे बुझेगा? बिल्कुल। आप लोग भी आजकल क्या है, कोई भी इंसान कहीं भी जाता हुआ राह चलते वीडियो लेके उसको फैला देगा। राइट। नाउ यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, राइट? आपने एक चीज एक मोमेंट पे देख के उसकी वीडियो बना के विदाउट कॉन्टेक्स्ट That's what is happening actually. सो कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? वो सबसे जरूरी जो उत्तरदायित्व है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट। हमें जर्नलिज्म में 5 W's and 1 H सिखाया था, right? Which are? When, Yeah. where, why, which and how. Yes. Who भी रह गया ना? हाँ। 5 W's और how. ये सब आप कवर करोगे तब जाके आपकी खबर बनेगी। So you have to tick for each and everything for all these before you present the news. Exactly. So you have to provide the entirety of the news. You cannot provide it out of context. Yeah, holistic view. And इसी के लिए is it that's why we call it fourth pillar of democracy or a बिल्कुल। watchdog. Some people call it like that because media का यही नाम। बिल्कुल सही है, थंब है वो। हाँ। This is the one pillar, the fourth pillar that holds up a democracy. अब democracy का क्या है? यहाँ पे पारदर्शिता, transparency is very important. And that is the role of media to bring that transparency. To ask the questions. क्योंकि अगर आप सिर्फ एक तरफ की बात, जो भी सरकार हो, अगर सिर्फ सरकार की ही बात सुनोगे और लिखोगे तो फिर उसको सवाल कौन पूछेगा? Who and why कौन पूछेगा? Accountability. You have to. Absolutely. उनको accountable जो भी whosoever is the other side. Exactly. And मैं आपको बताती हूँ कि over here especially
SBS में काम करते मैंने अनेकों प्राइम मिनिस्टर्स की इंटरव्यू की है एंड अपनी कम्युनिटी के सवाल उनके सामने रखे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना। कोविड के समय में इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं आ रही थी, हाँ जी, कुछ कंट्रीज से आई थी, तो हम ही थे ना ये सवाल पूछने वाले। ये ज़रूरी है। because when the right question is asked then only sometimes they will pay attention कि okay ये मिस हो रहा है। एग्जैक्टली एंड रिसेंटली अभी जब ऑस्ट्रेलिया में फेडरल इलेक्शंस का कैंपेन चल रहा था जी, एक पार्टी की तरफ से एक पॉलिसी आई थी और दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं आई थी, और हमने सिर्फ दौड़ के एक पार्टी की पॉलिसी नहीं सुनाई, हमने दूसरी पार्टी से पूछा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। right, Immediately they said, oh, we did not have a policy, but we will agree to this. The policy was made after we asked the question. so that's the role of the That first is the pillar। role of the media, right? That we ask the right questions, but without fear or favor. We are not favoring anybody. है ना। ये नहीं कि अगर हम एक पार्टी के लोगों की इंटरव्यू करेंगे उनको सॉफ्टली कर दिया और छोड़ दिया, और दूसरे को बहुत इंटरोगेट करेंगे, ऐसे सीरियस सवाल पूछेंगे, वो भी सही नहीं। सो यू गॉट टू मेंटेन दैट लाइन, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू अर्न रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। एंड इस Yes. बात के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, SBS में काम करते हुए मुझे बहुत आई फील अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड, बिकॉज SBS has been voted the most trusted news organization in Australia. right, And ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग अक्सर हमें ये कहते हैं हम तभी मानेंगे जब SBS पे खबर आएगी। yeah, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, और उसको बरकरार रखना भी उससे बड़ी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है Yes, it's a कि huge हम responsibility. हल्के में नहीं लेके कोई क्लिकबेट हेडलाइन डाल दी कि भी पढ़ लो और उसमें निकले कुछ नहीं या कुछ गलत निकले। तो मनप्रीत जी, आपने जैसे बताया अबाउट 5 W's और 1 H, तो ये जो आपने बताया, ये जो कंटेक्स्ट में इसको डाल के किसी एग्जाम्पल में थोड़ा और इलेबोरेट करके बताओगे, ताकि हम जो लोग भी जो जर्नलिज्म करते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन पकड़ के भी, तो एटलीस्ट थोड़ी सी जिम्मेवारी, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी समझें कि वट एवर दे आर प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग, उसमें थोड़ा सा और जो है ट्रूथफुल होके चीज़ें बाहर आएँ। ज़रूर, एंड आई थिंक ये अगर बात सब समझ जाएं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे Yes. यकीन ना करें, बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, अक्सर किसी ने एक छोटी सी वीडियो ले ली विदाउट कॉन्टेक्स्ट, अब उसमें ना तो आया हु, ना आया वाई, ना आया वेयर, है ना कोई कहानी तो बनी नहीं ना, कोई पूरी, सिर्फ व्हाट आया कि हुआ क्या, बट देयर वाज नो अदर कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ, है ना। ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। सो आजकल देखो छोटी छोटी बातों में इतनी बात फैल जाती है, Yes. और एक दुनिया में भी इतने मसले मसाइल हैं, लड़ाइयाँ जंग सब चल रहे हैं, खासकर उस माहौल में अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट के एक कोई अफवाह को भी फैला देना, दैट कैन रियली कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। yeah, और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल अनफॉर्चुनेटली बन चुका है, सोशल मीडिया बना था लोगों को मिलाने के लिए, yes. जोड़ने के लिए, जैसे आप रूदारियाँ से कर रहे हो, पर उसका इस्तेमाल करके लोग गलत बातें, तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी फॉर अ जर्नलिस्ट टू रिमेंबर दोस 5 W's एंड दैट 1 H, कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है। इसको मैं समझा देती हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन तो होती है कि आपने गलत कुछ छाप दिया या गलत बयानी कर दी, कि आपने एक्चुअली जो तथ्य हैं, फैक्ट्स को नहीं परखा एंड यू गेव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ होती है डिस इन्फॉर्मेशन, जब जानबूझ के oh, सिर्फ एक तरफ की बात की जाती है on purpose, और उसके अगर आपको कुछ सबूत भी मिल जाए कि ये बात झूठी है, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि
ये आपके फेवर में नहीं जाता कि आप उस पे तवज्जो दें. If you are purposefully only giving one side of the story, that is disinformation. और ये disinformation कभी कभी आपको ईमेल्स के जरिए भी आता है, झूठ लिख Yes. करके आपको भेजा जाता है. और अगर आप इसको परखेंगे नहीं, अगर आपको एक प्रेस रिलीज कहीं से भी आ जाए और उस पे आप बिना उसको इन्वेस्टिगेट किए अगर उसको आप छाप देंगे, then you are as much a culprit. सो यू आर सेइंग कि कोई भी चीज़ हो उसको पहले अपने लेवल पे भी इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे किसी ने भी किया हो, बट व्हेन इट कम्स टू यू और बिफोर यू फॉरवर्ड इट टू एनीबडी, आप चाहे कहीं किसी भी रूप में कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन आगे दे रहे हो तो यू मस्ट डबल चेक दैट. सही. इज इट राइट? नॉट जस्ट फॉर अ जर्नलिस्ट, इवन आम लोग, हमें रोज व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स आते हैं, आधे उनमें से झूठ होते हैं. बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, कितने ही नुस्खे आते हैं, ये करो तो आपकी तबीयत ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये करो तो ये हो जाएगा. कोई भी बैठा कुछ भी लिख सकता है. हाउ डू यू नो इट्स ट्रू? सो ये एक सबको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप हर चीज का विश्वास ऐसे ना करें. यू नो, ये एआई का भी जमाना आ गया है. झूठ को भी सच बना के पेश किया जाता है. अनफॉर्चुनेटली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. चैट जीपीटी का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. Yeah. है ना? एक ही खबर को 20 भाषाओं में सुना सकते हैं. Yes. अगर हम सही से उसका इस्तेमाल करें. बट अगर हमारे दिमाग में कुछ शैतानी चल रही है तो हम बिल्कुल ही झूठ, कोई किसी और की तस्वीर किसी इमेज में डाल, किसी वीडियो में डाल के बिल्कुल ही गलत खबर छाप सकते हैं. जैसे आप याद होगा ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जब मिले थे, उसकी कितनी झूठी वीडियोस बनी थी ना. Yeah. और वैसे आपको सैकड़े और चीज़ें मिल जाएंगी कि आजकल इट्स वेरी इजी टू डॉक्टर अ वीडियो. Yeah. So you can't believe everything you see, you can't believe everything you read, and you can't believe everything you hear. इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने इंडिपेंडेंटली आप वेरीफाई करिए एज अ ह्यूमन बीइंग. बट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ जर्नलिस्ट. You know, you cannot peddle any lies or untruths or misinformation or disinformation. You have to verify, cross-verify, double-check before publishing any piece of news. तो आपकी कोई एग्जाम्पल हो जिसमें आपने ये सारे जो W's and how चेक किया हो तो जरूर बिकॉज दैट विल मेक मोर सेंस. हाँ जी. ऑडियंस को भी दे कैन सी ओके दिस, इसको ऐसे देखना चाहिए. यू नो, मैं आपको बस सिंपल सी बातें बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो वो बातें छू जाती हैं. हाँ जी. आज से बड़े साल पहले सन 2000 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड निकली थी, राइट? वो तो हर साल निकलती है. और 2000 की जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थी उसको मैंने खोला. उसमें कितना प्यारा चेहरा, नाम लिखा था बाबा जोगिंदर सिंह, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग एथलीट. मैंने इनका नाम नहीं सुना था. मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ. अब चाहो तो आप इसकी फटाफट से एक खबर बना सकते हो. गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक इंडियन का नाम है. दैट इज नॉट फुल न्यूज पीस इन इटसेल्फ, बिकॉज इट इज जस्ट who and what. Okay. You know, you have to give more about the context. How did he get there? Why is he here? You know, how, where does he live? क्या करते क्या हैं और कैसे उनको ये मिला? So something as small as that मुझे अभी भी याद है. अब ये देखो 25 साल पुरानी बात है. तो मैंने फ़ोन करते करते फाइनली ढूंढा, वो पटियाला में रहते थे जी. और फिर पता चला वो एक यतीम खाने में रह रहे हैं. उनके पास कोई साधन नहीं है जीने का. एंड ही वॉज एब्सोल्युटली डेस्टिट्यूट. एंड पता करते करते फिर एक मुझे मिले, IPS में थे वो उनकी मदद कर रहे थे, माली मदद कर रहे थे, उनको कुछ पैसे दे के was helping him out. And then we were able to do a very wholesome story about the world's oldest living athlete, but living as a destitute.
सो आई गेस दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. बाय द वे, वो UNAA अवार्ड्स में एक फाइनलिस्ट स्टोरी चुनी गई थी कि हमने फिर परख के उसको किया. ये तो चलो एक छोटे लेवल पे एक बेसिक इंसान की कहानी. मैं आपको बताना चाहूँगी, एक मैंने ऑलमोस्ट 1 साल लगा के इन्वेस्टिगेशन की मेरे एक सहयोगी जर्नलिस्ट के साथ. मेरे दिल में आया कि जैसे इंडिया में आपको याद होगा 2014-15 में मैगी नूडल्स बैन हो गए थे क्योंकि इसमें लेड का लेवल बहुत हाई था. राइट? हाँ जी, आपको याद होगा. यस. पर यहाँ पे आम इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में बिक रहे थे. मैगी मिल रही थी. वही मैगी थी और उस पर यह भी लिखा था नॉट फॉर सेल आउट ऑफ इंडिया. ये भी लिखा था. अब वहां से दिमाग शुरू हुआ, दिस इन इट्स सेल्फ इज नॉट अ स्टोरी कि यहाँ पे बिक रहा है. यहाँ पे क्यों आया है? क्या ऑस्ट्रेलिया के फूड स्टैंडर्ड्स इसको अलाउ करते हैं? इज दिस फूड लीगल इन ऑस्ट्रेलिया? हु इज ब्रिंगिंग दिस? हाउ इज दिस कमिंग इन टू द कंट्री? इस इन्वेस्टिगेशन पे मुझे 1 साल लगा. वाह. ये नहीं कि ओवरनाइट कर दिया. क्यों? क्योंकि हमने बहुत अलग अलग किस्म के बेबी पाउडर से लेके, चावल से लेके, आटा से लेके, दाल, मसाले, इतने सारे अलग अलग स्टोर से खरीद के फिर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट में जाके एक एक चीज़ का लैब टेस्ट कराया टू सी कि इसके अंदर है क्या. और जब उसके रिजल्ट्स आए, फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 साइंटिस्ट से पक्का किया कि भाई ये क्या है, ये क्या हमें बता रहा है. एंड देन वी फाउंड आउट कि यस, पहली बात तो ये इलीगल इम्पोर्ट्स हैं, इनको इंडिया से इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए था और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी को देख लेना चाहिए था, पहली बात. दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इनका फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बिल्कुल गलत था. कुछ मसाले थे, मैं कोई ब्रांड नेम नहीं लूँगी जी. कुछ मसाले थे जिनमें कैंसर बनाने वाले कार्सिनोजेंस थे. एक घी था, अगेन मैं नाम नहीं ले सकती, जो कि मैंने इंडियन ग्रोसरी स्टोर से नहीं, सुपरमार्केट से खरीदा था. उसमें DDT था. ओह, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली हमें. तो आपको मैं ये इलस्ट्रेट करना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट कि भी ये स्टोरी है, हमें ये मिल गया कि नॉट फॉर सेल और ये स्टोरी नहीं है. यू नीड टू डिग इन. और करते 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 वी गॉट टू दिस स्टेज. फिर ये बात ऑस्ट्रेलिया के सेनेट में भी आई, पार्लियामेंट्स में रखी गई और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को कहा गया कि क्या करिए. अच्छा, एक बात यहाँ भी और मैं बताऊंगी. जब हमें सब इंफॉर्मेशन मिल गई तो हमने ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर सिक्योरिटी से भी बात की कि आपका इसके बारे में क्या कहना है. एक तरफी स्टोरी नहीं है. सो वी हैव टू गिव देम द राइट ऑफ रिप्लाई. जो ब्रांड्स थे और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे, अगेन आप फूड इन्वेस्टिगेशन को देखिए, आपको सारे ब्रांड्स पता चल जाएंगे कि किस किस में प्रॉब्लम थी. हर एक ब्रांड से हमने बात की कि आपके इस चीज़ में या इस बेबी पाउडर में हमें ये मिला, ये क्यों है. So we gave the right of reply. And this is a very important thing for people to understand. कि जर्नलिज्म ये नहीं है मैंने ये ढूंढा और मैंने ये डाल दिया. आपको उसका right of reply देना है to the other side, to the affected party. है ना? For example, पर्सन A की पर्सन B के साथ लड़ाई हो गई. आप सिर्फ पर्सन A की कहानी नहीं डालेंगे. आप पर्सन B के पास जाएंगे कि A ने आपके बारे ये बोला, आप क्या कहना चाहेंगे, और आप दोनों की बातें डालेंगे. राइट? सो दैट इज हाउ वी डू आवर जर्नलिज्म. Again, that investigation was a very, very important one. It was a finalist at AIB, बहुत बड़ा अवार्ड दुनिया में गिना जाता है, finalist as a investigative story. So मैं तो सबको यही इंस्पायर करूँगी कि जो स्टेटस को है ना, उसको आप क्वेश्चन कीजिए. कभी आप कुछ देखें, कोई चीज़ अटपटी लग रही है ना, उसको कुरेदिए. Don't accept it. And
आधी सी खबर नहीं, हाफ बेक्ड खबर नहीं करनी, right? As a journalist, cook that well, take your time. There is absolutely no reason to be first with the news. Absolutely no reason. It's very important to be accurate. Yeah. And very important to be wholesome. तो ये तो बहुत खूब आपने बताया. तो इसी के साथ जो पहले हमने बात की थी अबाउट द क्लिक्स एंड TRP, तो उसमें बहुत सारा सच डाइल्यूटेड हो जाता है एंड मीडिया उसको रिएक्टिव ज़्यादा होके पेश कर रहा है कि लाउड एंड वेरी वेरी अग्रेसिवली पेश करना. तो वो चीज़ जो ट्रुथ है वो तो पता नहीं कहाँ रह जाता है, शोर शराबा ज़्यादा बाहर आ रहा है. तो ऐसी चीज़ों को कैसे हम एज अ मतलब जो मीडिया है इसको कैसे अवॉइड करें और राइट चीज़ को प्रेजेंट करें. तो क्या ये एथिक्स में आता है मीडिया के? देखो, मीडिया का जो रोल है ना, है टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन. हाँ, 3 रोल्स हैं कि एक तो आपने खबर सुनाई, दूसरी बात आपने एजुकेट करना है, नॉट जस्ट टेलिंग बट ऑल्सो क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड मेकिंग पीपल मोर अवेयर एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग. ये ना रह जाए कि हम महज एंटरटेनमेंट के साधन बन जाए या सिर्फ शोर मचाने के साधन बन जाए. बिकॉज उसके लिए तो फिर सोप ऑपरा भी है, टीवी भी है, मतलब गाने बजाने हैं, फिल्में हैं, बड़ा कुछ है फॉर ओनली एंटरटेनमेंट. मीडिया can provide excellent entertainment by asking good questions out of your celebrities. अच्छी इंटरव्यूज कीजिए, वो आ जाएंगी. पर वो एजुकेट वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक तरफ हम खबरें सुनाते हैं, वो तो हमने खबर सुना दी, पर खबर के पीछे क्या है. सो इसका मैं आपको बताऊंगी कि अगेन तकरीबन 9-10 महीने लगे थे मुझे. ये एक डॉक्यूमेंट्री, ऑडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी. उसका नाम था द एनिमी विद इन. और वी लुक्ड एट फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस इन ऑस्ट्रेलिया. एंड ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आज भी SBS में जितने भी नए न्यूज़ कैडेट्स आते हैं उनको समझाया जाता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं. दिस इज़ हाउ यू यूज़ all the principles of journalism. In fact, मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म के क्लास में भी इसके बारे में बात की हुई है. They have invited me as a guest lecturer because it encompasses. So let me explain इसमें हमने किया क्या था और इसका कॉन्टेक्स्ट भी बताना ज़रूरी है. तकरीबन 2009-10 में अचानक बहुत सारी घरेलू हिंसा की खबरें इंडियन कम्युनिटी में ऑस्ट्रेलिया में हुई, खासकर मेलबर्न शहर में. वी लॉस्ट मोर देन 10 पीपल. ऑस्ट्रेलिया के हर अखबार में, हर टेलीविज़न चैनल पे ये खबरें एकदम आने लग पड़ी कि इंडियन कम्युनिटी में घरेलू हिंसा की बहुत सारी प्रेवलेंस हो चुकी है. दिस टू मच फैमिली वायलेंस. सैडली जब आप कमर्शियल मीडिया की रिपोर्टिंग देखते थे उसमें ये होता था ये तो इंडियन कल्चर के बारे में है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर. और ये चीज़ मुझे चुभती थी कि इंडियन कल्चर तो ये है ही नहीं. हमारी तो देवियाँ होती हैं जिनको पूजा जाता है. हमारे ये कल्चर कभी कंडोन नहीं करता कि आप हिंसा पे उतर आए. नो कल्चर आस्क्स यू टू डू दैट. ये तो लोगों की कमी है ना. सो हुआ क्या था कि इतनी डेथ्स हुई थी, उसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, आदमी भी थे. एंड आई फेल्ट कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे इंडियन माइग्रेंट्स हैं शायद उनको इस चीज़ की डेफिनेशन भी नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में फैमिली वायलेंस की डेफिनेशन क्या है. इट्स नॉट जस्ट हिटिंग समवन, फिजिकल नहीं है, इमोशनल अब्यूज़ भी यहाँ पे माना जाता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़. ये हर किस्म की चीज़ें जो हैं, डाउरी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ज़बरदस्ती ली जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़. सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़.
और मुझे लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम इन सब बातों को एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे किया, 6 विक्टिम्स की कहानियाँ थीं, जिनमें बड़ी दुख की बात है 2 had already been killed by their partners, और एक को घर में, आई एम सॉरी बड़ी ग्राफिक बात है, घर में जला दिया गया था, और वो खुद भी जलाने के बाद खुद ही बर्न्ड हिमसेल्फ। और सिडनी में एक और केस था जिसमें लड़की को 28-29 बार चेहरे पे चाकू से मारा गया। बहुत ही पेनफुल, हॉरिबल डेथ। और उस केस में उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि मैं प्रोवोक हो गया था, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला जिससे मैं प्रोवोक हो गया। और न्यू साउथ वेल्स एक ऐसा ही स्टेट था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त जहाँ पे प्रोवोकेशन अलाउड था, तो उनको लंबी सज़ा भी नहीं मिली। तो वो केस लेके उनकी सिस्टर से बात करके उनकी जो दिल की वो जो the severe pain and trauma that the family went through, we spoke about that. And मैं ये नहीं कहती कि enemy within के कारण, but I can tell you within a few months provocation का law निकल गया। Nobody else could claim provocation few months after that documentary. और भी चीज़ें थी उसमें। We spoke to apart from victims और victims की families के अलावा हमने पुलिस वालों से बात की, हमने मैजिस्ट्रेट से बात की, हमने एक्सपर्ट से बात की, सोशल वर्कर से बात की, ताकि कम्युनिटी को एजुकेट कर सकें। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, what can we do? What can be done? Yeah. So this is where I'm saying it's really important कि आप दिल से ऐसा काम कीजिए ताकि आपकी कम्युनिटी समझे what constitutes violence, Yeah. how can we deal with it, और इसमें practical examples थे how to deal with it. एक बात मैं ज़रूर, क्योंकि हमेशा याद रखती हूँ, जो एक सीनियर डिटेक्टिव थे उनसे हमने बात की थी, वो स्पेसिफिकली सेक्सुअल असॉल्ट्स यूनिट के लिए थे और फैमिली वायलेंस के लिए। उन्होंने एक हैरत अंगेज बात की कि ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी, ये सारे ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडियन कम्युनिटी की, इट्स नॉट अ शेम ऑन अस, इट्स एवरीवन's It's a shame. humankind going into the wrong direction. All of Australia at this point in time, 1 in 5 Australian women, not Indian, 1 in 5 Australian women face family violence. 1 in 5. Not just It's a some, lot. it's face abuse of some sort from age of 15, आप मानिए 15 साल की उम्र से ये सब शुरू हो जाता है। इस वक्त पिछले कुछ 1.5-2 सालों में हर 4 दिन में एक लेडी की जान जाती है। A woman is killed by her current or ex-partner. That's very, very bad. A man is also killed, 1 in a month as well. याद रखने की बात है। ये हमारे सबको सोचने के लिए मजबूर करता है जब एक सीनियर डिटेक्टिव ने मुझे ये बोला कि a woman is safer in the streets than she is inside her house. That's a big statement. A majority of attacks on women happen inside the house. Behind the closed doors. तो हम कहाँ जा रहे हैं? So ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये सीनियर डिटेक्टिव के लफ्ज़ थे। और आई थिंक ये बातें हमें हमारे समाज को सोचने पे मजबूर करती हैं। Where are we going? And I think यही काम है of a good journalist, of a good media organization to support journalism like this. Yeah. कि हम समाज की बेहतरी के लिए कुछ करें। And आपको बता दूँ, this is probably one of the most award-winning documentaries ever made by SBS, audio documentary. ज़रूर सुनिए, The Enemy Within,
SBS पंजाबी, जब मैं पंजाबी प्रोग्राम में काम करती थी तब मैंने We'll बनाई put थी। these links in the description ज़रूर box. बनाइए। आई वुड इनकरेज, क्योंकि सैडली मुझे लगता है हम अब भी वही बात कर रहे हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट्री 2012 में बनाई थी, 13 साल हो गए। अभी भी लेटली भी बहुत सारे केसेस सुनने को मिले हैं। इसका दर बढ़ गया है। Yes, that's बल्कि what I was कोविड में ये दर इतना बढ़ गया था क्योंकि लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते थे, परपेट्रेटर्स के साथ उनको रहने को मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, द थिंग आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट द लाइफ्स we as person are evolving, world is evolving, society is evolving, and so should be the media, to keep everyone up to date, keep educating. The things are changing at a very rapid speed. जो 10 साल पहले जो हमारे रहन सहन थे, they are not the same. We are not the same who we were 10 years ago. Things are changing. हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है. So this thing should be talked about. But why has this not changed? यही मेरा सवाल है। Because I think इसको सही कंटेक्स्ट में नहीं डाला जा रहा। हुआ शोर शराबा हम ज़्यादा मचा देते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे शायद नहीं लेके जाया जा रहा। वो बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि ये तो घर की बात है, ये किसी के घर के अंदर की बात है, हम क्यों उसके बीच में पड़े। Yes. You know, we have that bystander syndrome कि we are just bystanders, we are not involved. मुझे लगता है कि, माफ़ करो अगर आपको ये बात बुरी लगे, अगर कोई हम आतंकवादी कह दें, अगर हर 4 दिन में ऐसे किसी को मार दे, क्या हम चुप रहेंगे? कि किसी अनजान बंदे ने हर 4 दिन में वो किसी को मार रहा है, will we be okay with it? But then why are we okay if a former or current partner is doing this every 4 days? Yeah. Isn't this terrorism inside the house? That's more dangerous actually. So घर के अंदर जो है, again, I'm not a social worker, I'm not a psychologist, मैं कोई solutions इतने नहीं दे सकती, but it was really interesting to hear perspectives जब Enemy Within की थी, और आज भी वो सच हैं कि हम as a society बिल्कुल नहीं इसमें इंटरेस्ट लेते। क्या हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को सही शिक्षा दे रहे हैं? सोचने की बात है, घर में शुरू होता है ना। When we say charity begins at home, not just charity, good values, everything begins at home. Yeah, culture. So ये किसी लॉ से तो नहीं बदलेगा ना, लोगों की सोच किसी नए लेजिस्लेशन से नहीं बदलेगी। कोई नई सोच किसी चीज की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल सही। It's just you need to understand and stand up, I think. And for good journalists to portray those very important stories. Yeah, इसी के साथ मुझे वो याद आ रहा है, जैसे पंजाबी में गुरुद्वारा साहब में पाई जी अरदास करते हैं ना, तो आप सबकी शुभ कामनाएं पूर्ण करना, वो शुभ पे देते हैं, नॉट एवरीथिंग। मतलब मेरे को लगता है वाओ, व्हेन ही सेड ही सेज दैट पर्टिकुलरली शुभ कामनाएं पूरी हों, तो हमें भी वो शुभ वाला चीज़ आगे रखनी है। नो मैटर व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर डूइंग, इफ वी आर डूइंग दैट शुभ थिंग इन इट, आई थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। इट कुड बी अ गुड स्टार्ट फ्रॉम starting from good thinking, good words, and action will become automatic. And मैं तो आपकी ऑडियंस को भी कहूँगी कि देखो, हम अच्छी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। अच्छी जर्नलिज्म ये सप्लाई डिमांड पे भी तो है ना। बिल्कुल, very well said. अच्छी जर्नलिज्म तभी होगी जब आपको सराहेंगे, उसको चाहेंगे। अगर आप भी बार बार क्लिक बेट को ही देखेंगे तो शायद पत्रकार जो कमर्शियल चैनल चला रहा है, जिसको एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू चाहिए, वो भी शायद वो ही करेगा ना। अगर आप डिमांड करेंगे कि आई वांट गुड क्वालिटी जर्नलिज्म, आई वांट जर्नलिज्म आई कैन ट्रस्ट एंड बिलीव, देन एवरीबॉडी विल गिव इट। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऑडियंस की भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी के साथ इट मेक्स एवरीबडी रिस्पॉन्सिबल व्हाट दे कंज्यूम, नॉट जस्ट व्हाट एवर बीन सर्व टू यू, यू हैव टू बी पिक एंड चूजी। बिल्कुल,
जो ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, खाने से पहले भी आप सोचते हो ना, तो इन्फॉर्मेशन क्यों बिना सोचे समझे खाई जा रहे हो, बिकॉज दैट विल बी द फूड फॉर योर थॉट। तो गंदे थॉट्स वैसे ही आएंगे ना जो देखोगे। व्हाट वी ईट द बॉडी बिकम्स, व्हाट वी सी और रीड द ब्रेन बिकम्स। एम आई राइट? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी दृष्टि भी सही रखिए, अपनी सोच सही रखिए, ताकि जो हम कहते हैं ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। द चेंज डज बिगिन, बट इंस्पायर, प्लीज इंस्पायर गुड जर्नलिज्म। एंड मैं तो जितने भी पत्रकार हैं उनको भी कहूँगी, कंटिन्यू, दिल से काम कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि देयर इज स्पेस फॉर गुड क्वालिटी जर्नलिज्म। वो कभी नहीं जाएगी, चाहे एआई आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। और ये एआई के लिए मैं ज़रूर कहती हूँ, दो धारी तलवार है ना। लुक, जब पहले आई रिमेम्बर जब टीवी आया था, लोग कहते थे कौन अखबार पढ़ेगा, है ना, कि ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया। बट अखबार भी चल ही रहे हैं, बिल्कुल। फिर टीवी के साथ इंटरनेट आया, और उसके बाद ये जो पेड चैनल्स आ गए, और अब तो बी वॉर्ड एस वॉर्ड कितना है कि सब्सक्रिप्शन चैनल्स आ गए। सब सोचते हैं तो टीवी खत्म, नहीं, खत्म नहीं होता, कुछ खत्म नहीं होता। ये है कि the places where people are consuming media has changed. So it's important कि जितने अच्छे content makers हैं, वो वहाँ हों जहाँ audience हो, उस वक्त हों जब वो ऑडियंस सुनना चाहती है, देखना चाहती है। बट आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू विद गुड क्वालिटी जर्नलिज्म। वेल सेड, आई एग्री। और जो आपने दो धारी तलवार वाला बताया, आप कम बैक टू द मीडिया नाउ अगेन। सो द मीडिया ऑल्सो समटाइम्स वर्क एज दो धारी तलवार, जैसे गुड जर्नलिज्म, एंड समटाइम्स दे डू द मीडिया ट्रायल काइंड ऑफ थिंग। इवन द कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है, उसका जो वर्डिक्ट है वो नहीं आया है, बट द मीडिया ट्रायल स्टार्ट्स, एंड उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं वो पूरी सोसाइटी पे होने लगता है, एंड इट समटाइम्स इट गोज बियॉन्ड कंट्रोल। निरपिंदर, ऑस्ट्रेलिया में तो ट्रायल बाय मीडिया नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कानून बहुत सख्त है। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लॉ ओवर हियर। तो अगर किसी को, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को छुरे से मारा, चाकू से मारा, राइट, और वो फरार हो गए। हम ये खबर छाप सकते हैं कि somebody has been stabbed, these are the injuries, and the police is looking for the person who's perpetrated the crime. फिर हम क्राइम स्टॉपर्स का नंबर दे सकते हैं, और मीडिया पे हम बड़े आराम से कवर कर सकते हैं कि भाई और अगर उस पर कोई, अगर कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इसको हमने आइडेंटिटी छुपानी है, कभी कभी कोर्ट ये भी कह देता है कि हम आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, विक्टिम कौन है। अक्सर जब बच्चे होते हैं उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करते कि बच्चा कौन है, क्या हुआ। सो ये तो अब इंसिडेंट हुआ, उसको हमने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब परपिट्रेटर पकड़े जाते हैं, वो सिर्फ जब पकड़े जाते हैं, दे आर अलेज्ड टू हैव स्टैब्ड, दे हैव नॉट स्टैब्ड, क्योंकि एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वो कोर्ट का केस होगा तो तब होगा कि इन्होंने स्टैब किया था, तब तक एलिगेशन है उन पे, और तब पुलिस उन पे वो जो अपने दे कैन पुट सम चार्जेस ऑन देम, है ना, कि कानून की इस दफ़ा के अंदर आपको चार्ज किया जाता है। अब चार्जशीट लगी, चार्जशीट लगने के बाद आप केस के साथ जुड़ी कोई भी बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये भाई थे या ये दोस्त थे, इनकी लड़ाई थी। दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कह ही नहीं सकते। इस कंट्री में वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज, एंड इफ यू से इट, मिस ट्रायल हो सकता है, और अगर कोई भी जर्नलिस्ट वो चीज़ कहे, उन पे फाइन होगा। जर्नलिस्ट छोड़िए, अगर एज अ मीडिया हाउस हमने अगर ये इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन सही भी डाली है फेसबुक पे, और फेसबुक पे अगर किसी ने कमेंट डाल दिया, अरे मैं तो जानता हूँ इसने तो 3 लोगों को पहले कत्ल किया हुआ है, दैट
Responsible. As a media house, it's your responsibility. Okay. You will be held responsible. So यहाँ पे the law is very strong. No trial by media at all. अब आपके यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में लोग हैं सुन ही रहे होंगे वो जो मशरूम वाला केस एक चल रहा है, मशरूम्स अगेन इट इज़ अलेजेड कि उस लेडी ने खाना बनाया था, शायद उससे मशरूम की पॉइजनिंग हुई. अभी तक हम दावे से नहीं कह सकते जब तक जज ना उस पर डिसीजन दे दे. सो ये ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है. हाँ, दूसरे मुल्कों में होता है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज इट डज नॉट हेल्प. It does not help the justice system to have media commentary or any other commentary. वो तो अगर आप जूरी भी बिठाएंगे तो जूरी का भी they will be misinformed. Misinformed, yeah, because there are so many cases happened across the world जो media trial की बेस पे अभी maybe they would be guilty or not guilty, वो तो बाद की बात है. जो what they have suffered, the suffering is something they have already been through before the judge or the court has declared their verdict. So वो बहुत मेरे को लगता है कि society में बड़ा ही negative impact बना रहा है. It is. So logically जो journalistically sound practice है, जितनी बात कोर्ट में कही गई है जो प्रमाणित है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं. सो जैसे ट्रायल चल रहा है और अगर ट्रायल में आया कि भाई इन्होंने स्टैब किया और इनका क्या कहना था या किसी चश्मदीद गवाह ने ये बोला है, तब आप ये कह सकते हैं. ये बात आप पहले नहीं कह सकते. ओनली व्हेन इट इज डिस्कस्ड इन कोर्ट. एंड देन कयास राही नहीं लगानी. यू कैन नॉट गेस. That is absolutely against the media law. So यहाँ पे media law को बहुत ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है and कोई भी आप देखेंगे नहीं ट्रायल बाय मीडिया नहीं होगा, which I'm grateful which for. Which is very good. And I feel जैसे हमारे यहाँ पे कंपल्सरी वोटिंग है सारी दुनिया में होनी चाहिए, वैसे जैसे हमारे मीडिया लॉज है सारी दुनिया में होने चाहिए. अच्छी बातें भी उतनी ही तेजी से फैलनी चाहिए, है ना. ये थोड़ा स्लो हो जाता है, बाकी चीजें जल्दी फैल जाती है. टिकटॉक ये क्यों नहीं फैलाता? करना चाहिए. तो कमिंग बैक टू योर सेल्फ, सो हमने बहुत सारी डिस्कशन की इस बार इस पॉडकास्ट में. बहुत ओपनली आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि क्या मीडिया के एथिक्स में आता है. कोई चीज़ नहीं जो है कि उसको किस तरीके से देखना चाहिए, बायस्ड नहीं होना, ये नहीं होना. सो इट्स सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड विद अस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. एंड आप थोड़ा और चीज़ें जो मेरे से रह गई पूछनी वो भी बता दीजिए. नहीं, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछे और मुझे मौका भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम शुरू किया था 1993 में, ये भी बता दूँ 91 में यहाँ आई थी. मैंने तो सोचा था मेरे पास दूरदर्शन का एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो हिंदुस्तान टाइम्स का और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस है, बड़े आराम से मीडिया में जॉब मिल जाएगी. नहीं, अफसोस मुझे 2 साल जद्दोजहद करनी ही पड़ी. मुझे लगता है 100-150 एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती गई. और पता है एक नए माइग्रेंट का दिल टूट जाता है, क्योंकि जब आप नए कंट्री में आते हैं आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं. पूरी कोशिश करते हैं कि अपना हुनर यहाँ पे भी इस्तेमाल करें और यहाँ पे समाज का हिस्सा बने. और इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो सबसे पहली बात तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी, इफ़ यू गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल, please don't worry. All of us have gone through it and you will find your way. Yes. So आप बस जद्दोजहद करते रहिए. पहला जो आपको ऑप्शन मिले ले लीजिए. क्योंकि मुझे सब कहते तो आपका ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस क्या है? मैंने बोला भैया आप जॉब नहीं देंगे तो कैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस? इंडिया का तो बहुत है. तो यही बातें आज तक चल रही हैं. सो प्लीज़ दिल मत हारिए. बट व्हाट आई विल से इज, जब मेरे को SBS की जॉब मिली थी, बहुत कम, हफ्ते में सिर्फ 6 घंटे काम करने का काम था वो, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद आधे घंटे का प्रोग्राम होता था. इट वॉज नॉट मच, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी थी तब. उसके बाद देखिए, और वो पंजाबी प्रोग्राम
मुझे मिला था। और आप शायद हैरान होंगे, इंडिया में मैंने कभी पंजाबी में काम नहीं किया था। मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी में अखबारों में काम किया था या हिंदी में दूरदर्शन में काम किया था। तो पंजाबी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे ऑस्ट्रेलिया ने दिया, यहाँ के मीडिया ने दिया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वेरी सून, 93 में शुरू करके 94 में फिर 1 घंटा मिला। हमारा प्रोग्राम बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी बढ़ती रही, और जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ी वैसे हमारे प्रोग्राम बढ़ते गए। और 2013 तक हमारी टीम बन गई। अब ये आलम है कि अब मैं SBS पंजाबी से सिर्फ नहीं जुड़ी, अब मैं SBS साउथ एशियन को हेड करती हूँ। और मैं इसको अपना इतना बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि इतने सालों के बाद मैंने एक 24/7 24 घंटे वाला 7 दिन चलने वाला चैनल अपनी कम्युनिटी के लिए चलाया, जबकि मैंने शुरुआत की थी कि 2 हफ्ते के बाद आधे घंटे का मौका मिलता What a journey, what a तो journey. ये पूरा मैं सेहरा ऑडियंस को देती हूँ। और जो लोग आए हैं जिन्होंने शान से अपनी लैंग्वेज सेंसस में बताई है, जिस बात से मैं आपको याद भी करा दूँ कि अगले साल मर्दमशुमारी सेंसस है, ज़रूर अपनी भाषा लिखिए, जो भी आपकी भाषा है, क्योंकि फिर आपको सर्विसेज मिलती हैं। सो मैं तो यही कहूँगी, बहुत खूबसूरत जर्नी मेरे लिए भी रही है कि अब देखिए SBS साउथ एशियन आ गया। एक मैंने बिल्कुल नया चैनल लॉन्च किया है, SBS स्पाइस, जो 2nd जनरेशन साउथ एशियंस के लिए है, जो अपने कल्चर से तो जुड़े हैं, शायद अपनी भाषा नहीं बोलते, तो शायद वो हमारी इन लैंग्वेज सर्विसेज ना समझ पाए, पर नहीं, उनको पॉप म्यूज़िक पता है, और उनकी आइडेंटिटी की इश्यूज़ हैं, उनके लिव्ड एक्सपीरियंस बड़े डिफरेंट हैं। उनके लिए हमने SBS स्पाइस शुरू किया है, जो SBS साउथ एशियन का हिस्सा है। SBS साउथ एशियन में 10 भाषाएं हैं। सो ये बड़ी शान की बात है कि हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी इतनी बढ़ चुकी है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का 3.4% हिस्सा इंडियन बॉर्न। मैं ये नहीं कह रही कि इंडियन कम्युनिटी तो और भी है, इंडियन बॉर्न है, which is very close to England born. Very soon the Indian born people will overtake England born people in Australia. तो ज़रूर अपने सेंसस में ये डालते रहिए, ताकि आपके लिए सर्विसेज, चाहे जर्नलिज्म के थ्रू, चाहे दूसरे लैंग्वेजेस के लिए, वो चलती रहें। और मेरी सबको ये शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बैक देन जैसे मैं कह रही थी, और कुछ नहीं था, कुछ शायद इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, कुछ लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे। अब मुझे इतनी खुशी होती है देख के, जैसे आपका ये पॉडकास्ट चैनल है रूहदारियाँ, और भी बड़े पॉडकास्ट चैनल हैं, कई सारे 24/7 रेडियो चैनल आ गए, अखबार आ गए। मुझसे खुश और कोई नहीं है ये देख के। That's so nice. That we are proliferating, that we are growing. हम बढ़ रहे हैं। So let's keep doing it. Let's help each other. मिलजुल के काम करें, अच्छा काम करें, म्यारी काम करें, और अपनी कम्युनिटी की सेवा करें। Such a beautiful thought. Thank you so much for your time today. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. तो ये था जी आज का पॉडकास्ट मनप्रीत जी के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिस्कस किए। बट जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि दिल नहीं छोटा करना, चाहे कुछ हो जाए, आप अपना रास्ता बनाते जाओ। जैसे उन्होंने हाफ एन आवर से शुरू करके आज 24/7 वाला वो चैनल रन कर रही हैं, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और ऐसे ही जब चाह को राह, तो आप अपना काम करते जाओ, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। इसी थॉट के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ रूहदारियों पे। थैंक यू सो मच।